नमस्कार। इस विशेष बातचीत में आपका स्वागत है, जिसमें विशेषता बढ़ाने वाली दो शख्सियतें भारत से आई हैं। बात हम करने वाले हैं हिंदी पत्रकारिता की। हिंदी पत्रकारिता का संदर्भ आने के साथ में खबरों का स्वरूप और किस तरह से भाषा को लेकर अखबार अब जनता तक पहुंच रहे हैं, ये सारे पहलू आ जाते हैं। प्रसन्नता है हमें इस बात की कि विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ से भारत से कई बुद्धिजीवी, विद्वान, साहित्यकार न्यूयॉर्क पधारे और उनमें से आए हुए एक हैं डॉक्टर संजीव भानावत। संजीव जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप पिछले 25 सालों से पत्रकारिता पढ़ा रहे हैं और आप अध्यक्ष हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में जो पत्रकारिता विभाग है उसके। और डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी, आपने शोध किया है विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता पर और विदेशों में जो हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप रहा है उसके इतिहास पर भी आपका शोध है। हम बातचीत करते हैं कि एक सामान्य से सवाल होते हैं, अखबार की जो भूमिका रहती है उसके बारे में अगर हम सैद्धांतिक तौर पर देखें तो अखबार की ज़रूरत क्या है? संजीव, आप बताएं। देखिए अशोक जी, अखबार के मुख्य 3 उद्देश्य मानता हूं मैं। पहला सूचना देना, सूचना के माध्यम से शिक्षा देना और सूचना शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन करना। तो टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट और टू एंटरटेन, ये 3 मुख्य उद्देश्य अखबार और जो हमारे और संचार के माध्यम हैं उनका है। और इसी की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वो एक तरह से जनता के बीच में जाते हैं, जनता की सेवा करते हैं। ऐसा करते हैं हम, ये तीनों बातें साथ में रखते हैं और टू इन्फॉर्म को लेकर हम बढ़ते हैं जवाहर जी की तरफ। तो हिंदी जो पत्रकारिता रही है भारत में, विशेष करके स्वतंत्रता के बाद की, जिस पर आपने विशेष अध्ययन किया है, तो इन्फॉर्म करने के मसले को लेकर कितनी उसको आप सफल मानते हैं? इस बारे में मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि जब हम तुलना करते हैं अंग्रेजी से हिंदी पत्रकारिता की, तो ऐसा मानते हैं अंग्रेजी वालों के पास ज़्यादा साधन रहते हैं और वो ज़्यादा पढ़े भी जाते हैं और अच्छा उनका सब्सटेंस होता है। इस बारे में हाँ, देखिए अशोक जी की जब हम स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता की बात करते हैं तो देखिए इसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ है और खासकर इसको एक सूचना के तंत्र के रूप में अगर आप देखें तो कितने गुना विस्तार इसका हो चुका है। और खासकर जब मैं हिंदी पत्रकारिता की ओर आज देखता हूं तो उसने तो प्रचार प्रसार में अंग्रेजी पत्रकारिता को भी पीछे छोड़ दिया है। यदि अभी अगर आप देखें, मैं खासकर भारत की अगर आप बात करूं कि अभी जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ इंडिया का जो सर्वे है उसके अनुसार जो 10 सर्वाधिक प्रसार वाले दैनिकों में अब एक भी जो पहले अंग्रेजी हुआ करते थे अब वो हिंदी के दैनिक हैं। तो इस प्रकार ये सूचना के विस्तार के रूप में समाचार पत्रों का जबरदस्त प्रचार फैला हुआ है और धीरे धीरे ये जिस प्रकार शिक्षा का थोड़ा सा प्रसार बढ़ता जा रहा है, इनका भी प्रचार प्रसार और बढ़ता जा रहा है और सूचना के प्रमुख माध्यम के रूप में अब समाचार पत्र आ गए हैं। ये बात आप जो कह रहे हैं वो सही होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जितने अधिक दूरदर्शन का प्रभाव, मेरा मतलब टीवी मीडियम्स का प्रभाव, और भारत में भी एक प्रकार से क्रांति आ गई है, कितने नए नए चैनल्स हैं और स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं धड़ल्ले से, और इंटरनेट के माध्यम से भी लोग बहुत सारी अपनी जो भूख है सूचना तक पहुंचने की उसको शांत कर लेते हैं। तो संजीव, आपको क्या लगता है कि ये बहुत एक चुनौती के रूप में है प्रिंट मीडिया के सामने, इंटरनेट और टेलीविजन? मेरे ख्याल अशोक ऐसा है कि जब जब इस तरह की चीज़ें उठी हैं, हमेशा शायद ये कहा गया है कि जो पुरानी चीज़ें शायद ख़त्म हो रही है। जब फिल्में आई तो हमें लगा थिएटर ख़त्म हो जाएगा, जब टेलीविज़न आया हमें लगा अखबार ख़त्म हो जाएगा, अब इंटरनेट आ रहा है तो हमें लग रहा है ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कि हर माध्यम की अपनी एक विशेषता है, हर माध्यम का अस्तित्व, हर माध्यम की उसकी जो प्रकृति है उस रूप में वो कहीं ना कहीं जीवित रहेगा। देखिए टेलीविज़न का जिस तरह से विस्तार हुआ, इंटरनेट का विस्तार हुआ, लेकिन भारतीय संदर्भ में आप आंकड़े देखें, अखबारों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है, पाठक संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जैसा अभी कहा, जो NRS की रिपोर्ट थी उसमें बताया कि 10 जो बड़े अखबार हैं उसमें 5 अखबार हिंदी के हैं जो सबसे अधिक पढ़े जाते हैं। तो इतने माध्यमों का विस्तार होने के बावजूद अखबारों की प्रसार संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है। ये जरूर है कि जिस तरह से सूचना क्रांति का विकास हुआ है, व्यक्ति हर क्षण सूचनाओं से जुड़ा रहता है। अब किसी भी स्तर पर किसी भी सूचना को रोका नहीं जा सकता। लगातार व्यक्ति हर क्षण नेट पर है उपलब्ध, 24 घंटे के टीवी चैनल्स हमारे पास हैं, कई चैनल्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं और इसी तरह से अखबार सवेरे के छप रहे हैं, दिन के छप रहे हैं, शाम के छप रहे हैं। तो व्यक्ति को जो जानने की भूख है, मुझे लगता है कि संचार माध्यमों का तेजी से आक्रमण हो रहा है और हमारे मस्तिष्क कहीं ना कहीं सूचनाओं के संग्रहालय बनते चले जा रहे हैं। यहाँ जो महसूस करता हूँ मैं, सूचना के साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है विचार। इस सारे दौर में कहीं ना कहीं विचार धीरे धीरे खोता जा रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। विचार, जी मैं क्षमा चाहता हूँ, विचार की तरफ हम पुनः आते हैं। उस से पहले जो माध्यम है पहुंचाने का विचार को, भाषा, तो भाषा
हम अक्सर सुनते पढ़ते हैं कि संस्कारित करती है इत्यादि, लेकिन जिस तरह की भाषा का स्वरूप भारतीय पत्रों में, जो हिंदी के समाचार पत्र हैं, दिखने को मिल रहा है, वो शुद्ध हिंदी भी नहीं है और शुद्ध अंग्रेजी भी नहीं है, वो कहते हैं कि इंग्लिश जैसा है। तो पहले मैं जवाहर जी से जानना चाहूँगा कि आप एक सामान्य पाठक के रूप में जब ऐसी खबर पढ़ रहे होते हैं जिसमें अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे वो अमुक स्थान पर एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे जो अनावश्यक पैबंद जैसे लगते हैं, तो आप पाठक के रूप में कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो अनावश्यक रूप से अंग्रेजी शब्दों को जो ठूंसने की प्रवृत्ति आ गई है वो ठीक नहीं है। हाँ, जो हमारे जो व्यवहार में शब्द अंग्रेजी के आ गए उनको रखें हम तब तो ठीक है, जैसे हम रेलगाड़ी, टेलीफोन आदि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि अब हमारा ग्राहक शब्द बड़ा पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ कस्टमर शब्द लिख रहे हैं, तो ये जो इस तरह की प्रवृत्ति है। अच्छा, फिर हम जब हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुरूप ही हम समाचार पत्रों की भाषा को रूप दें। तो मैं इसको जो अनावश्यक रूप से जो अंग्रेजी के शब्दों को रखा जा रहा है, मैं उसे तो बिल्कुल ठीक नहीं मानता हूँ। और उससे हमारी जो, जिसके हम कहते थे कि समाचार पत्रों के माध्यम से तो हमारे जो बच्चे हैं या हैं वो भाषा सीखते थे, तो वो फिर हमारा जो उद्देश्य है वो भी समाप्त हो जाता है इससे, क्योंकि हम उसे एक मापदंड जैसा मानते हैं, मानक जैसा मानते हैं कि अखबारों से ठीक भाषा मिलेगी। तो इस बारे में आप क्या? मीडिया को तो मैं भाषा शिक्षक मानता हूँ। हमारा पूरा जो स्वाधीनता का संघर्ष रहा उसमें समाचार पत्रों ने शब्दों को लेकर के हमारा संघर्ष चला है। मतलब एक अकादमिक स्तर पर जो एक वाद विवाद होता है, जैसे सरस्वती है, वेंकटेश्वर समाचार हैं, उसमें एक एक शब्द के शिल्प को लेकर के, उनके वर्तनी को लेकर के विद्वानों में बहस चली। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद इन चीज़ों को उपेक्षा होने लगी। और जो आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जो इंग्लिश की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है इस समय देश में, और अभी जो है विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ, उसमें भी इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया गया। और दो वर्ग हैं, एक जो बिल्कुल शुद्धतावादी हैं और दूसरे जो मानते हैं कि नहीं, इस तरह के प्रयोगों को अनुमति दी जानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि भाषा एक बहता हुआ नीर है। भाषा चूँकि वैश्वीकरण का दौर है, तकनीक का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, आर्थिक व्यापारिक संबंध देशों में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया को नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं। और नए शब्दों को गढ़ने की प्रक्रिया में हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेते हैं। इवन अंग्रेजी में भी हिंदी के बहुत सारे शब्दों को लिया गया है। तो हम ऐसा नहीं मानते हैं कि बहुत ज़्यादा इस प्रकार का हम कहीं बैरियर लगाएं या ऐसा कहीं बांध बनाएं कि नए शब्दों का आवागमन बिल्कुल रोक दें। जैसे जवाहर जी ने कहा कि सहज रूप में जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को यदि स्वीकार किया जाता है और हिंदी की मौलिक प्रकृति के अनुरूप उनका यदि प्रयोग किया जाता है। अखबारों में क्या दो स्थितियाँ हैं, एक तो है मुख्य अखबार जिसको हम गंभीर मानते हैं, दूसरा है सप्लीमेंट्स जिसको हम पेज 3 या सेलिब्रिटी कल्चर जो हम कहते हैं, उसमें जो प्रयोग हो रहा है उसमें अंग्रेजी का असर ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो FM कल्चर विकसित हो रही है, जिसमें मनोरंजन भी है और कहीं ना कहीं सूचना और ज्ञान का भी पुट है, वहाँ भी इस तरह की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि नए दौर की ये जो महानगरीय संस्कृति में जिस तरह से परंपराएं और जो कल्चर विकसित हो रही है, उसका ये प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि इन चीज़ों को भी एक हम स्ट्रीमलाइन कर पाएँ और एक सहज रूप से भाषा का विकास हो पाएगा। विकास की बात करते हुए जब हम देखते हैं संदर्भों के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। वो रंग जो हाथ पीले करने के समय पीला रंग है, उसका जो अर्थ है, जब हम पीत पत्रकारिता कहते हैं तो वो एकदम अलग बदल जाता है। तो हम पीत पत्रकारिता की बात करें, जवाहर जी, आप व्यक्तिगत रूप से पीत पत्रकारिता किसे मानते हैं? देखिए, जहाँ पर पत्रकारिता के उद्देश्य से हटकर कुछ करने की कोशिश की जाती है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि पत्रकारिता केवल व्यवसाय नहीं है। पत्रकारिता में कहीं न कहीं मिशन की भावना छुपी हुई होती है। एक दुकान का एक प्रोडक्ट बेचना और समाचार पत्र को बेचने में कहीं न कहीं हम एक भावना का फर्क करेंगे, लेकिन उस भावना का जब विलोप हो जाता है और उसको केवल उसका साधन मान लिया जाता है व्यवसाय का, तो आप देखेंगे कहीं न कहीं पीत पत्रकारिता सामने आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की भावना के साथ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो इस तरह की पत्रकारिता को बढ़ावा देते हैं और अपने व्यक्तिगत हित साधनों में लगने के कारण भी इसको बढ़ावा मिलता है। अशोक जी, जब पीत पत्रकारिता की आपने बात की तो यहाँ बड़ा रोचक तथ्य जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। पीत पत्रकारिता की शुरुआत इसी अमेरिका से ही शुरू हुई और इसमें आपके इस शहर का बड़ा कहीं ना कहीं, हाँ, पुलित्जर और हर्स्ट, ये दो समाचार पत्रों के जो मालिक थे, जिन्होंने द वर्ल्ड और द जनरल तो अखबार शुरू किए थे। और उसमें जैसा जवाहर जी ने कहा कि जब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए अखबारों को माध्यम बनाया जाता है, यहाँ भी इस तरह की प्रवृत्ति थी जब इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग और इस तरह की खबरें छापते थे। तो एक अखबार तो येलो बॉर्डरलाइन छापता था और दूसरा अखबार येलो किड छापता था। ये येलो बॉर्डरलाइन और येलो किड बाद में सिंबलाइज करते हैं पीत पत्रकारिता को। और बाद में फिर क्या दुनिया भर में जिस तरह से चीज़ें फैली उसको हम देख ही रहे हैं।
तो ये संदर्भ है कि अमेरिका से ही उसकी भी शुरुआत हुई है, इसलिए वो ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि ये तो खैर सारी दुनिया अमेरिका के पदार्थों को देख रही है और अपना भी रही है। बहरहाल लेकिन बाद में पुलित्जर ने ये महसूस किया कि ऐसी पत्रकारिता ठीक नहीं नहीं है और एक सोशल ओरिएंटेड जो जर्नलिज्म है उसकी ओर वो बढ़े, और यही कारण है कि आज अमेरिका में पुलित्जर पुरस्कार का इतना नाम है और इतना सम्मान के साथ उसको याद किया जाता है। तो बाद में उन्होंने इस चीज़ों को छोड़ा और एक समाजोन्मुखी जो पत्रकारिता है उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं। मैं एकदम जंप करता हूं अपनी बातचीत में ऐसे संदर्भ जिसमें कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान है, जैसे इराक में युद्ध हो रहा है या पाकिस्तान में कुछ ऐसी बात है जिसको कवर करने के लिए यहाँ की टाइम मैगजीन हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स हुए या वॉल स्ट्रीट जर्नल इत्यादि अखबार पत्रकारों को भेजते हैं। संभव है भारत से भी कुछ पत्रकार अंग्रेजी अखबारों के लिए लिखने वाले जाते होंगे। इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय खबरों की कवरेज के लिए आपको क्या लगता है कोई हिंदी समाचार पत्र भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा सेतु बनाते हैं? देखिए, ऐसा है, जो बड़े बड़े समूह हैं भारत में आज, चाहे वो बर्नेट कोलब्रेंट कंपनी की तरफ से है, एक्सप्रेस ग्रुप के हैं, इंडिया टुडे पब्लिशिंग हाउस जो है, तो अशोक जी ये सारे जो बड़े बड़े हाउसेज हैं इनके पास अंग्रेजी अखबार भी हैं और इनके हिंदी अखबार भी हैं। जितने हमारे यहाँ टीवी चैनल्स आए हैं वो भी हिंदी में आने शुरू हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ये पब्लिशिंग हाउसेज हिंदी में अखबार निकाल रहे हैं इनके पास संसाधनों की कमी है। जैसे अभी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, यहाँ हमारे अखबार के जो वहाँ के बड़े बड़े अखबार हैं हिंदी अखबारों पीटीआई यूएनआई जो हमारे एजेंसीज हैं इनकी वार्ता और भाषा हिंदी एजेंसीज हैं। तो एक इस प्रकार का सामूहिक समन्वय आपस में है जिसके माध्यम से ऐसा नहीं है कि हिंदी के जो समाचार पत्र हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करीब करीब उपेक्षा हो रही है। तो हिंदी के अखबारों में भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कवरेज है, उस पर आलेख जो उनके संपादकीय पृष्ठ हैं उसमें उनमें आलेख हैं। इवन हमारे यहाँ के जो अखबार स्थानीय स्तर पर जो अखबार प्रकाशित हो रहे हैं वे भी अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने संपादकीय और ये प्रकाशित करते हैं। ये अब समाचारों के कलेवर की तरफ बात करें, और जवाहर जी मुझे याद आता है कि कई लोग अखबार देखते ही, जब उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, वो देखते थे कि इस पृष्ठ पर वो तस्वीरें छपती हैं जो लोग अब नहीं रहे हैं, तो शोक संदेश पहले देखते हैं। कुछ लोग देखते हैं फिल्में कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। कुछ लोग फिल्मों के अलावा जो पारिवारिक परिशिष्ट होते हैं कि भिंडी की सब्जी कैसे बनानी इत्यादि बातें देखते हैं। तो अब जो स्वरूप समाचारों का जिस तरह से अखबारों में दिखाई देता है, उस दृष्टि से आपको क्या लगता है वो अधिक जोर, अधिक दबाव, अधिक ध्यान राजनीति पर है, समाज पर है, स्पोर्ट्स के बारे में अधिक खबरें आती हैं? कौन सी चीज़ है जो अधिक आकर्षक लग रही? संजीव, आपसे प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये जिस तरह का चेंजेस आ रहे हैं आज़ादी के बाद, और विशेषकर पिछले 10 साल की बात करूं, आपने स्पोर्ट्स की बात की। एक समय था जब मुश्किल से एक पृष्ठ स्पोर्ट्स को दिया जाता, आजकल 3-3, 4-4 पृष्ठ स्पोर्ट्स पर है। क्योंकि एक तो हुआ कि अखबार की पृष्ठ संख्या बढ़ गई है। एक समय था जब आर्थिक समाचारों को मुश्किल से एक पृष्ठ में दिया जाता था और समाचार भी चांदी उछली सोना लुढ़का, इस तरह की खबरें होती थी। आज 4-4 पेजेस हमको आर्थिक वाणिज्यिक समाचारों के मिल रहे हैं और उसमें इस तरह की कवरेज है कि वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो कवरेज में बहुत व्यापकता आई है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अखबारों में ये परिवर्तन आया है, विशेषकर जो हमारा दलित और इस तरह का जो समाज है उन पर जिस तरह की, या विशेषकर नारी के संबंध में जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या कहीं इस प्रकार का उनका शोषण हो रहा है, उसको अखबार ने बड़ी खूबी के साथ उठाने का प्रयत्न किया है। ये ज़रूर है कि अभी भी हमारी खबरों पर राजनीति का असर है, क्योंकि हमने शायद पूरी की पूरी जो लड़ाई है स्वतंत्रता की, वो लड़ी एक राजनीतिक लड़ाई वो थी, इसलिए आज भी हम राजनीतिक समाचारों से अधिक आक्रांत हैं। फिल्मों पर भी कवरेज बहुत ज्यादा, सारी भीड़ के अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा आशा का स्वर दिखाई दे रहा है कि अखबारों ने देश की दलित, पीड़ित और दुखी जनता की भावनाओं को कहीं ना कहीं वाणी देने की कोशिश की है। और जो सप्लीमेंट्स की आपने बात की, यहाँ एक जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन मैं देख रहा हूँ, आज से 10-15 साल पहले शायद आपने नाम सुने होंगे, धर्मयुग है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, ये ऐसी पत्रिकाएं थी। बच्चों का हम बात करें तो जैसे पराग थी, या नंदन जैसे अभी भी प्रकाशित हो रही है, चंदा मामा है। तो इस प्रकार की पत्रिकाएं होती थी जो कहीं ना कहीं हमारी उस मानसिक भूख को शांत करती थी। लेकिन जो अब चेंजेस आए हैं कि अखबारों के साथ सप्लीमेंट आने शुरू हो गए, तो वो जो चीज़ें हैं जिसमें कविता, कहानी या इस तरह की बातें थी, या फीचर जैसे हम कहें, वो सप्लीमेंट में देना शुरू कर दिया। वो जो पत्रिकाएं थी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग जैसी, उनकी जगह पॉलिटिकल मैगजीन्स आनी शुरू हो गई हैं, जैसे इंडिया टुडे है, आउटलुक है, ये है। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि अखबार तो हो गए हैं व्यूज़ पेपर्स, कोशिश ये कर रहे हैं, मतलब हुए नहीं हुए ये एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं कि वो तो न्यूज़पेपर, और जो व्यूज़ पेपर थे वो न्यूज़पेपर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बजाय वो उस तरह की सामग्री देने के वीकली आ रहे हैं, देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी घटनाएं हैं उन पर वो खबर छाप रहे हैं। तो ये एक चेंज इन द, या शिफ्ट जो कहना चाहिए कंटेंट को लेकर के, ये समय मैं देख रहा हूँ। मैं इस संबंध में एक और बात आपसे
शेयर करना चाहूँगा। जब हम न्यूयॉर्क में बैठकर देखते हैं तो अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि अमेरिका वाले जो हैं वो अमेरिका के बाहर की खबरों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों के बारे में यहाँ के बालकों से पूछताछ करने लगेंगे तो उनका चेहरा आपको एकदम ब्लैंक सा दिखाई दे सकता है। भारत में स्थिति अलग है, एक हिसाब से सराहनीय है, क्योंकि वो व्यापक स्तर पर देखते हैं कि संसार में क्या हो रहा है इत्यादि। लेकिन उसमें दूसरा पहलू ये हो जाता है कि जो स्थानीय बातें हैं जिनकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए, वो कई बार आपसी रिश्तों के कारण, जैसे अब संपादक हैं और कलेक्टर महोदय हैं, उनके बीच में मित्रता है तो वो छापेंगे नहीं क्योंकि बात प्रशासन की है और आगे जाके वो उनकी आलोचना बन सकती है। तो इस तरह से जो स्थानीय समस्याएं हैं वो अब आपको क्या लगता है? ये बड़ा चेंजेस, ये बहुत बड़ा चेंज आया है हिंदुस्तान के अखबारों में, और इसका सारा श्रेय मैं जो ये तकनीकी क्रांति हुई है उसको दूंगा। हमारे यहाँ अखबारों में पूरा का पूरा एक पृष्ठ जो है अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए है, और अखबारों के जो अखबार अब तक दिल्ली में छपते थे वो दिल्ली से बाहर निकल के राज्यों में पहुंचे हैं। जो अखबार पहले राज्यों की राजधानियों में छपते थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जर्नलिज्म का बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर विकास हुआ है। तो जिला स्तर के उनके अलग अलग एडिशन संस्करण कहते हैं कि स्थानीय खबरों को स्थान नहीं मिल रहा है, तो चूंकि जिला स्तर से अखबार प्रकाशित होने शुरू हो गए हैं तो वहाँ 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 पृष्ठ स्थानीय खबरों को ही रहते हैं। और जहाँ तक बात है कलेक्टर के साथ दोस्ती की, तो अखबारों की संख्या इतनी बढ़ गई है, यदि एक अखबार नहीं छापेगा दूसरा अखबार छापने को तैयार बैठा है। इसलिए वो दोस्ती वगैरह की बात मेरे ख्याल धीरे धीरे गौण हो गई है। आपको ध्यान होगा जब देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी मिसेस इंदिरा गांधी की, 8-10 घंटे तक खबर दबी रही थी, देश अंधकार में था, शाम को 6 बजे तक हमको पता नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री जीवित हैं या नहीं है। आज मेरे ख्याल वो सारी स्थितियां खत्म हो गई हैं। आज हर क्षण खबर पे पत्रकारों की या मीडिया की निगाह है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो स्थानीय खबरों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। बल्कि मुझे तो लगने लगा है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा हिंदी का पाठक कूपमंडूक हो गया है, क्योंकि अब उदयपुर में क्या खबर घटना घट रही है जयपुर के पाठक को पता नहीं पड़ता है, जयपुर में क्या हो रहा है उदयपुर में पता नहीं पड़ता है, उत्तर भारत में शराबबंदी के खिलाफ महिलाओं ने आंदोलन चलाया, दक्षिण भारत के पाठक को नहीं पता है। कारण जो लोकलाइज्ड खबरें हैं उनको हम प्रमुखता से छापने लग गए हैं। जब तक बहुत बड़ा इवेंट नहीं है तब तक वो एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं बना पाता है। तो इस तरह से ये जो बात मैं अमेरिका के संदर्भ में सोच रहा था वो भारत पर भी लागू होने लग गई है कि स्थानीय खबरें ही इतनी अधिक हो जाती हैं उनके पास। बल्कि हमारा हैदराबाद का अखबार है इनाडू, वो तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना एडिशन अलग से छाप रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें बढ़ी हैं काफ़ी। अब हम बात ये करते हैं कि जब हिंदी भाषा के संदर्भ को लेकर हम विदेशों तक पहुंचते हैं, और खास करके न्यूयॉर्क का भी अनुभव ऐसा रहा है कि हिंदी में कोई अखबार यहाँ पर नहीं है, और एक आधा अखबार जो हिंदी में प्रारंभ हुआ था वो अधिक नहीं चल पाया, कुछ उसके अंक निकले और उसके बाद में वो शांत हो गया। विदेशों में हिंदी पत्रकारिता, इसके ऊपर आपका विशेष शोध रहा है, आपने क्या कुछ जानकारी हासिल की इस बारे में? देखिए अशोक जी, जिस प्रकार हम भारत की हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका की बात करते हैं, तो विदेशों की हिंदी पत्रकारिता का भी हमें वो इतिहास दिखाई है। हालांकि उसके बहुत सारे अभी पक्ष सामने ही नहीं आए हैं। आप देखिए जिस प्रकार गिरमिटिया के रूप में या भारत के लोग जिन देशों में गए वहां पर उस समय ही हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हो गई थी। जैसे आप अगर फिजी को ले लें या मॉरिशस को ले लें तो वहां पर 1880 से ही वो शुरुआत वहां पर हो गई थी, और वो किसी न किसी रूप में वहां से हिंदी समाचार पत्र निकलते रहे। जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजी में जो है 1907 और 8 से ही हिंदी की पत्रकारिता शुरू हो गई। मॉरिशस में 1909 में डॉक्टर मणिलाल जब पहुंचे थे तो उन्होंने हिंदुस्तानी नाम का समाचार पत्र शुरू कर दिया था, और लगातार वहां पर यह परंपरा जारी है। जहां तक आपने अमेरिका की बात कही तो मैं यहां पर देखता हूं कि कम से कम 5-6 हिंदी की पत्रिकाएं यहां पर नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। आप चाहे अभी ब्रिटेन को ले लें, वहाँ पर भी हिंदी के पत्र पत्रिकाएं हैं, और विभिन्न देशों में जहाँ भी भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ पर हिंदी की पत्रकारिता अब फलती फूलती जा रही है। इसमें मैं थोड़ा सा भेद करना चाहूँगा। जो हिंदी की पत्रकारिताएं जिनका उल्लेख आप कर रहे हैं वो साहित्य से संबंध रखने वाली हैं और एक निश्चित तबके के लोगों तक पहुँचती हैं, और आम पाठक से उनका कोई ज़्यादा सरोकार नहीं होता है। ये अमुक संस्था वाले निकाल रहे हैं तो उनके जो सदस्य हैं उन तक वो पहुँचती है, और वो उस तरह से जनता में जैसे लोकप्रिय नहीं है वो पत्रिकाएं जिनकी बात आप कर रहे हैं। मैं उस दृष्टि से संदर्भ ये छेड़ना चाह रहा था कि जिसका सब स्वागत करें, जिसकी प्रतीक्षा करें कि ये अखबार आया नहीं। जी। देखिए इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं केवल फिजी का उदाहरण देना चाहता हूँ। फिजी से एक समाचार पत्र शांतिदूत पूर्ण समाचार पत्र निकल रहा है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1935 से वो समाचार पत्र लगातार मिल रहा दैनिक, और हाँ दैनिक के रूप में और साप्ताहिक के रूप में, कभी दैनिक, वैसे वो साप्ताहिक के रूप में अखबार है वो, और आप देखिए फुल फ्लेज साप्ताहिक है वो,
और 1935 से निकाला, तो ये कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि जो हमारे भारतीय मूल के या जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनकी संख्या को देखते हुए और वहां पर जिस तरह का वातावरण है, वो हिंदी से इतने जुड़ पाते हैं, तो वहां पर एक निकालना एक चुनौती वाला काम भी है। तो हो सकता है उसको सर्वाइव करने वाली जो बात है वो नहीं हो पाती, इसलिए जहां तक प्रश्न है वो पत्रिकाओं तक उसको सीमित रखे हुए। लेकिन कुछ ऐसे 2-3 देश हैं जहां पर समाचार पत्र, जो मॉरिशस और फिजी की बात है, जहां पर हिंदी के समाचार पत्र भी नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। पुनः बढ़ते हैं अमेरिका में जो हाल ही में हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन, और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में ये बात रही कि जो उद्घाटन सत्र था वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ, और उसमें स्वयं जो जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं वो भी उपस्थित हुए। तो आप संजीव, हमारे ऐसे दर्शकों को जो मेरी तरह ये सोचते हैं कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा में हिंदी का को भी शामिल कर लिया जाता है तो उससे क्या लाभ है? देखिए, जब हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में लागू हो जाएगी तो विश्व में उसको एक मान्यता मिलेगी। यहाँ जब भी कोई भी इस तरह के सम्मेलन होंगे तो वहाँ पर बाकायदा अनुवाद की सुविधा होगी, लोगों में जनप्रिय बनेगी, और हिंदी के प्रति आस्था देश में भी जिस तरह से सरकार प्रयत्न कर रही है, जो अलग अलग जो हमारा अहिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मुझे लगता है शक्ति मिलेगी। और वैश्विक स्तर पर जब हिंदी को मान्यता मिलेगी तो उसके माध्यम से हिंदी को पढ़ने पढ़ाने वाले, हिंदी में शोध को, हिंदी में साहित्य के अलग अलग रूपों को लेकर के लिखने में, और जो प्रवासी भारतीय हैं मुझे लगता है उनको भी कहीं ना कहीं शक्ति मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और जिस तरह का इस सम्मेलन में माहौल बना है उससे लगता है कि हमारा ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकेगा। आपके किसी सपने का संबंध जो हिंदी भाषा के साथ हो वो हमारे साथ बांटें। देखिए, जो संजीव जी ने बात कही कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की बने, तो हम ये चाहते हैं कि वो वास्तव में हमारी वो जो एक बड़ी सबकी भावना है वो साकार हो, सबसे बड़ी। लेकिन उसमें मैं ये जानता हूँ कि उसके जो तकनीकी पक्ष हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमको थोड़ा सा उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसमें, क्योंकि ये काम केवल भावनात्मक नहीं है कि हम कह दें वहाँ पर, क्योंकि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने देश हैं, लगभग 192 देश हैं, जो भी जितने देश हैं, उनमें 51% का समर्थन हासिल करना है। और वो समर्थन तब हासिल होगा जब हम हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग अपने देश में भी करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों भी करेंगे। तो यही हमारा सबसे बड़ा सपना है कि वो साकार हो जाए, लेकिन उसके लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत कुछ करने का क्रम इसी तरह से चलता रहे। और संजीव जी, समापन करने से पहले में आप जो कम्युनिकेशन टुडे निकालते हैं तो आप उसको काफ़ी समय से त्रैमासिक तौर पर निकालते रहे हैं, उसके भविष्य के बारे में आपको क्या लगता है? आप दोनों भाषाओं में निकालते हैं? हाँ, वो 2 भाषाओं में, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकल रहा है। और चूंकि मीडिया का या जर्नलिज्म की टीचिंग में मुझे महसूस हुआ कि इस तरह के जर्नल्स का भारी अभाव बना हुआ है। 10 साल पहले हमने ये उपक्रम किया था, और आज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसकी ठीक ठाक पहचान बनी है, और धीरे धीरे कुछ और भी मीडिया जर्नल्स प्रकाशित होने शुरू हुए हैं। इसके माध्यम से पत्रकारिता और अन्य संचार माध्यमों में जो शोध कार्य हो रहे हैं, जिस तरह की नई प्रवृत्तियां हैं, एक तरह से देश में जो समकालीन संचार माध्यम हैं उनके बारे में विचार मंथन करने का एक मंच बन सके, इस उद्देश्य को लेकर के कम्युनिकेशन टुडे का भविष्य बहुत अच्छा देखता हूँ। तो कम्युनिकेशन टुडे के संपादक डॉक्टर संजीव भानावत और डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी के साथ हमने हिंदी पत्रकारिता के विकास के क्रम को समझते हुए वर्तमान संदर्भ में हिंदी पत्रकारों के सामने और अखबारों के सामने जो चुनौतियां हैं उनको थोड़ा सा समझने का विनम्रता से प्रयास किया। इन दोनों महानुभावों का ITV स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।